welcome to the next lecture. Today we are going to discuss analysis of algorithm, complexity, measures in terms of time and space. किसी एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे किया जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर की जाती है टाइम और स्पेस के टर्म्स में. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का. Knowing the complexity of algorithms allow you to answer questions such as, अगर आपको पता है कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, विच इज हाउ लॉन्ग विल अ प्रोग्राम रन ऑन एन इनपुट. एक इनपुट देने पे प्रोग्राम कितनी देर तक रन करेगा, यानी कितना टाइम लेगा रन होने में, रन यानी एग्जीक्यूट होने में. हाउ मच स्पेस विल इट टेक, कितनी स्पेस लगेगी उसको मेमोरी में उस प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट होने में. इज द प्रॉब्लम सॉल्वेबल, जो एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन किए जिस प्रॉब्लम के लिए, क्या वो सॉल्वेबल है या नहीं, ये हम एनालाइज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी पता कर सकते हैं ऑफ टाइम एंड स्पेस. कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड व्हेन वी हियर कॉम्प्लेक्सिटी. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज अ फंक्शन डिस्क्राइबिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम. कॉम्प्लेक्सिटी एक फंक्शन है जो डिस्क्राइब करता है कि एल्गोरिथम कितनी एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा द एल्गोरिथम मस्ट प्रोसेस. मतलब जो डेटा वो प्रोसेस करेगी उसके अमाउंट में, यानी कि इनपुट में, जो भी हम इनपुट डेटा देते हैं उसके टर्म में वो हमको बताएगी कि वो फंक्शन जो कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना एफिशिएंट एल्गोरिथम है. राइट, यूजुअली देयर आर नेचुरल यूनिट्स for the domain and range of this function. There are two main complexity measures of the efficiency of an algorithm. किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. चलिए समझते हैं कि ये क्या होता है. फर्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Time complexity is a function describing the amount of time an algorithm takes in terms of the amount of input to the algorithm. जब हम किसी एल्गोरिथम को इनपुट देते हैं, उस इनपुट के आधार पे उसको कितना टाइम लगना चाहिए, यानी कि कितने इनपुट देने पे कितना इनपुट आपका बड़ा या छोटा हो सकता है, तो वो बड़े और छोटे इनपुट पे कितना टाइम लेगी, कम ज़्यादा कैसा टाइम लेगी, वो फंक्शन डिस्क्राइब करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जो फंक्शन हमको ये बता देगा कि इनपुट पे कितना टाइम लगेगा, वो फंक्शन क्या बताएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. राइट, नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ चुके हैं, तो जो फंक्शन हमको ये बताएगा कि इतने इनपुट पे इतनी मेमोरी स्पेस लगेगी, उस फंक्शन से हम क्या समझेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. एल्गोरिथम का एनालिसिस तीन तरीके के केस से हो सकता है. फर्स्ट इज वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, यानी सबसे अच्छा केस, सबसे बेकार केस और एक एवरेज केस. तीन तरह के केस होते हैं एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए. राइट, क्या होते हैं ये तीनों केस. वर्स्ट केस एनालिसिस. वर्स्ट केस एनालिसिस में क्या होता है, हम अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम कैलकुलेट करते हैं. अब हम इन तीनों एनालिसिस को टाइम के टर्म्स में समझ लेते हैं पहले. ठीक है, टाइम यानी वर्स्ट केस में क्या हो गया, जिस एल्गोरिथम में ऐसा क्या इनपुट दें कि सबसे ज़्यादा टाइम में वो एग्जीक्यूट हो. राइट, सबसे अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किसको मानेंगे, जो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए. राइट, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो इनपुट रेंज देने पे उसको क्या बोलेंगे हम, वर्स्ट केस एनालिसिस. मतलब वर्स्ट केस एनालिसिस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा इनपुट सेट चाहिए जिससे कि सबसे ज़्यादा टाइम लगे. वी मस्ट नो द केस दैट कॉजेज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू बी एग्जीक्यूटेड. ऐसा कौन सा केस है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हो जाएगा हमारा वर्स्ट केस. और इसी तरीके से बेस्ट केस क्या हो जाएगा, जिसमें हमें कम से कम टाइम लगेगा. इन द बेस्ट केस एनालिसिस वी कैलकुलेट लोअर बाउंड. लोअर बाउंड यानी कि एक बाउंड समझ लीजिए, आपकी एक रेंज है. राइट, एक टाइम की रेंज है, तो वो टाइम में सबसे ऊपर वाले टाइम को हमने बोल दिया अपर बाउंड, सबसे लोअर वाले बाउंड को बोल दिया हमने लोअर बाउंड. तो जो कम से कम टाइम लगेगा, वी नो द केस दैट कॉजेज मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें कि कम से कम ऑपरेशन लगेंगे, दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस.
नाउ व्हाट इज एवरेज केस? एवरेज केस में होगा वी टेक ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड कैलकुलेट कंप्यूटिंग टाइम फॉर ऑल द इनपुट्स। जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं सभी के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे। सम ऑल द कैलकुलेटेड वैल्यूज एंड डिवाइड बाय द सम बाय टोटल नंबर ऑफ द इनपुट्स। मतलब क्या निकाला? एवरेज निकाल दिया। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो दैट वुड बी एवरेज केस एनालिसिस। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मेजर करने के लिए हम बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। मतलब एक ये यूनिट की तरह हम इसको यूज करते हैं कि कितना टाइम लगा, वो हम बोल के तो बता नहीं सकते, उसके लिए हमको कोई यूनिट चाहिए रही। तो इन नोटेशंस की मदद से भी, विद द हेल्प ऑफ दीज नोटेशंस भी से कि इस कॉम्प्लेक्सिटी में इतना टाइम लगता, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है इस एल्गोरिथम में, राइट। तो सबसे पहले है हमारा थीटा नोटेशन। ये जो सिंबल बना हुआ है, दिस सिंबल इज कॉल्ड थीटा, है ना। ओ के अंदर एक माइनस साइन लगा हुआ है, पूरा 8 नहीं है ये, दिस इज नॉट 8 मत बनाइएगा इसको, दिस इज थीटा नोटेशन। ओ को अंदर से कट कर दिया जाता है तो उसको थीटा बोलते हैं। The theta notation bounds a function from above and below, so it defines exact asymptotic behavior, है ना। ऊपर और नीचे से बाउंड कर लिया हमने किसी फंक्शन को, यानी ऊपर यानी कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है और नीचे कितना कम टाइम लग सकता है। इस तरीके से अगर हम किसी फंक्शन को बाउंड कर लेते हैं तो ऊपर और नीचे दो अलग अलग रेंजेस जा रही हैं, उन दोनों के बीच का जो भी एरिया है दैट इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसके बीच में ही आपका जो फंक्शन है वो वेरी करेगा। कभी ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडिंग ऑन द इनपुट साइज। इनपुट साइज के हिसाब से वो कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर नीचे हो सकती है, पर अपर बाउंड से ऊपर नहीं जाएगी और लोअर बाउंड से नीचे नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम अपर लोअर बाउंड सोच लेते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक फंक्शन है fn, ठीक है। fn हमको दिख रहा है कि fn एक पॉइंट से चला x एक्सिस पे, x एक्सिस और y एक्सिस आई होप आपको क्लियर है। जहाँ पे n लिखा हुआ है जिस लाइन पे वो है x एक्सिस, और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे टाइम एक्चुअली वो है हमारी y एक्सिस, ठीक है। अभी n इज व्हाट? n इज द नंबर ऑफ इनपुट या फिर इनपुट साइज, है ना। n हमारा इनपुट है, ठीक है। तो आपके पास एक फंक्शन है fn जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको बतानी है, राइट। आप fn की कॉम्प्लेक्सिटी बताना चाहते हैं, तो fn को आपने बाउंड कर लिया दो फंक्शन से, राइट। फंक्शन एक ही gn इज एक सिंगल फंक्शन, पर इसके जो आप देख रहे हैं कांस्टेंट इसमें जुड़ा हुआ है, राइट। एक में कांस्टेंट जुड़ा हुआ है c1 और एक में जुड़ा हुआ है c2। तो fn एक ऐसा फंक्शन है जो gn से डिफाइन किया जा सकता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है c1 gn से लेके c2 gn के बीच में ही रहेगी। तो जब हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं किसी fn फंक्शन को, तो उसको बोलते हैं fn ऑफ थीटा gn, या फिर fn इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ gn, राइट। फंक्शन n इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ gn, यानी फंक्शन n जो है वो gn के थीटा के बराबर है, यानी कि gn के अंदर ही रहेगा। gn में आप चाहे तो कांस्टेंट कोई से भी हो, कांस्टेंट आपको इस फॉर्मूले में मेंशन नहीं करना, बस आपने ये बता दिया कि ये जो fn है इसकी जो थीटा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका अपर लोअर बाउंड है वो किसके आसपास है? gn के आसपास, राइट। इसको बोलते हैं हम थीटा नोटेशन, ठीक है। इसमें हम समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, थीटा ऑफ gn, है ना। यहाँ पे इन लोगों ने वर्ड्स में लिखा है, यहाँ पे हमने सिम्बॉलिकली लिखा है थीटा ऑफ gn इज इक्वल्स टू fn, है ना। fn इक्वल टू थीटा gn लिखो या फिर थीटा gn इक्वल टू fn लिखो, बात एक ही है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c1 एंड c2, दो पॉजिटिव कांस्टेंट है यहाँ पे c1 एंड c2, एंड n0 सच दैट n0 है। n0 कहाँ पे? इस पॉइंट पे हमने देखा n0 है, राइट। ये जो लाइन हमने एक डॉटेड लाइन ये दिख रही है, दिस इज n0। ये n0 ऐसा है कि देखिए n0 के पहले जो आपका fn फंक्शन था, n0 के पहले c1 c2 gn के नीचे से जा रहा है, राइट। ये जो फंक्शन है ये नीचे से जा रहा है, पर जब पॉइंट n1 n0 आ जाता है, जब ये पॉइंट n0 आ जाएगा उसके बाद जो fn है उसके बाद कभी भी gn के बाहर नहीं जाएगा, gn की रेंज के बाहर नहीं जाएगा। n0 के पहले ज़रूर वो एक बार निकला है, पर
n0 के बाद वो कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा उनके बीच में ही रहेगा, राइट। तो C1 C2 कांस्टेंट है एंड n0 सच दैट 0 is less than equal to C1 Gn is less than equal to Fn is less than equal to C2 Gn for all values of n greater than n0। n greater than n0 के बाद आपका जो Fn फंक्शन है, Fn फंक्शन है किसके किसके बीच में रहेगा, C1 Gn और C2 Gn के बीच में रहेगा, और C1 Gn किसके ऊपर रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, 0 नहीं होगा। इस हिसाब से हम ये इक्वेशन डिफाइन करते हैं ऑफ थीटा नोटेशन। अगर आपको इतना क्लियर आ गया है तो बाकी के दो नोटेशन समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ इसको रिवर्स करके अच्छे से समझ लीजिए कि थीटा नोटेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बिग ओ नोटेशन, राइट। अब ये जो आपका बाउंड था, राइट, जो आपका थीटा नोटेशन था, ये आपका एवरेज बाउंड था क्योंकि ये Fn को बीच में लेके चल रहा था। अब हम बिग ओ नोटेशन में बात कर रहे हैं कि जो Gn है ये हमेशा Fn से ऊपर रहेगा। एक पॉइंट n0 आने, यहाँ पे तो ऊपर नीचे हो गया n0 के पहले, तो एक पॉइंट n0 के बाद वो हमेशा Gn क्या रहेगा, Fn से ऊपर रहेगा। इसमें कांस्टेंट हम लगाएंगे, हमेशा वो Gn Fn से ऊपर रहेगा, ठीक है। द बिग ओ नोटेशन डिफाइंस एन अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या डिफाइन कर रहा है ये, अपर बाउंड। इट बाउंड्स अ फंक्शन ओनली फ्रॉम अबव। ये सिर्फ अबव से बाउंड करता है और नीचे से बाउंड नहीं करता। जो आपका Fn है वो हमेशा Gn के नीचे ही रहेगा, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करेगा। सो ऑर्डर ऑफ बोलते हैं इसको बिग ओ को, बिग ओ ऑफ Gn या फिर ऑर्डर ऑफ Gn इज इक्वल्स टू Fn। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट C एंड n0 सच दैट 0 से बड़ा Fn से बड़ा CGn फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन n0, राइट। तो ये हो गया आपका अपर बाउंड, ऊपर थीटा नोटेशन हो गया आपका लोअर बाउंड। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, राइट, नेक्स्ट विल बी लोअर बाउंड। सो दिस इज व्हाट ओमेगा नोटेशन। जस्ट एज बिग ओ नोटेशन प्रोवाइड्स एन asymptotic upper bound on a function, ओमेगा नोटेशन प्रोवाइड्स एन asymptotic lower bound। वो जैसे अपर बाउंड प्रोवाइड करता है, यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, लोअर बाउंड। अब ये जो Gn है हमेशा Fn से नीचे रहेगा, Fn हमेशा इसके ऊपर रहेगा, कभी भी इससे नीचे नहीं आएगा। तो ओमेगा ऑफ Gn इज इक्वल्स टू Fn। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट C एंड n0 सच दैट 0 से लेके CGn Fn फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन n0। ऑलराइट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर्स, ठीक है, ये सब बिग ओ के नोटेशन में दिया हुआ है, हम इसको एक बार समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहले आता है हमारा ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 को बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होता है कि जब भी इनपुट साइज पे एल्गोरिदम का टाइम डिपेंड नहीं करता, राइट। इनपुट साइज है हमारा n, पर n हमारा बड़ा हो, छोटा हो, कम हो, ज़्यादा हो, छोटा नंबर लिया, बड़ा नंबर लिया, बड़ी लिस्ट ली, छोटी लिस्ट ली, जो भी लिया, पर एल्गोरिदम पे अगर फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, उसको हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट टाइम। हमेशा एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में कांस्टेंट टाइम लगेगा। जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसमें आपको कुछ इनपुट देना ही नहीं है, इसमें आप कितनी भी बार उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड को, एवरी टाइम इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन द कांस्टेंट टाइम। So this type of algorithms have the complexity order of 1, ठीक है। Next है हमारा order of log n. This is a logarithmic complexity. In this case, in algorithms where a set of data is repeatedly divided into half, है ना, बार बार डेटा को रिपीटेडली हाफ में डिवाइड किया जाता है। आगे हम ऐसी कई एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी सर्च, है ना, आधा ढूंढ लिया, मिड पॉइंट ढूंढ लिया, इधर है, बड़ी लिस्ट में, छोटी लिस्ट में, फिर उसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया, फिर बड़ी लिस्ट में, ऐसे करके हम बाइनरी सर्च में डिवाइड करते चलते। तो इस टाइप की जो कोई एल्गोरिदम होती है, सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स है, ट्री की एल्गोरिदम्स है, राइट, तो उसमें कई बार लॉगरिदमिक यानी ऑर्डर ऑफ लॉग n यूज होता है जब भी हम डिवाइड करते हैं, राइट। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है बाइनरी सर्च, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, है ना, तो दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग n। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ n, लीनियर। n इनपुट दिया और n के टर्म्स में काम किया उसने, है ना, तो दैट इज लीनियर। मतलब जितने इनपुट है सब पे अगर वो एक बार ट्रैवर्स कर रहा है, एक बार उसको काउंट कर रहा है, उसको एक आइटम को देख रहा है, जितने भी इनपुट है, तो उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n। इन दिस केस
व्हेन ईच एलिमेंट इज इन अ सेट ऑफ डेटा हैज़ टू बी प्रोसेस्ड, जितना डेटा आपने दिया है हर एलिमेंट प्रोसेस हो रहा है, यानी हर n जितना भी है, 5 है, 10 है, 15 है, जितना भी है वो अगर हर एक एक करके प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या हो गया, लीनियरली प्रोपोर्शनल हो गया n के, उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ n। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ n log n, लीनियर लॉगरिथमिक, मतलब लीनियरली भी हो रहा है और बाइनरी भी हो रहा है, डिवाइड होते होते भी हो रहा है। दिस केस व्हेन अ सेट ऑफ डेटा इज रिपीटेडली डिवाइडेड इनटू हाफ एंड ईच हाफ इज प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंटली, यानी n को और log n को जब मिला देंगे तो इट वुड बी ऑर्डर ऑफ n log n। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ n टू द पावर c where c is greater than 1, दिस इज पॉलिनोमियल, है ना, जैसे इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी है, राइट। तो when c equals 2 it's called quadratic, when it is equals to 3 it's called cubic, and when the generic name simply is polynomial। जैसे जैसे पावर बढ़ती चली जाती है वो हर डिग्री के लिए उसका एक नाम होता है, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, टू द पावर 4, 5, पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जब आपके जो डेटा एलिमेंट्स हैं उनको हम पेयर में प्रोसेस करते हैं, राइट, देन इट इज क्वाड्रेटिक, एंड जब हम उनके ट्रिपलेट्स बना के उनको प्रोसेस करते हैं देन इट इज क्यूबिक, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ n क्यूब। ये गलत लिखा है यहाँ पे, इट शुड बी n क्यूब नॉट n स्क्वायर, इट इज मिसप्रिंट और आई रोट इट रॉन्ग, आई गेस आई रोट इट रॉन्ग, सो आई रोट इट रॉन्ग, ओके। इट इज ऑर्डर ऑफ c to the power n where c is greater than 1 and it is exponential. Now you see here the difference between n to the power c and c to the power n is the input, okay, not c. C is some constant but n is what? N is the number of input. In this case when all possible subset of a set of data are generated, when all possible subsets are created, then that algorithm is of complexity order of c to the power n, then here comes n factorial, when all possible permutations of set of data is generated then it is factorial, and n to the power n is combinatory, it is the worst complexity ever, it grows so fast that even for small values of n the problem becomes impossible to manage, मतलब इसका बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, बहुत हाई टाइम पे चला जाता है। Okay, now let us understand growth of a function. Now we have understood कि इनपुट नंबर देने पे कैसे ये काम कर रहा है, बट यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इनपुट नंबर और टाइम कैसे काम करता है, इसका ड्रॉ हम कैसे करेंगे ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है ऑर्डर ऑफ 1 विच इज कॉन्स्टेंट। यहाँ आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे इनपुट है और वाई एक्सिस पे टाइम है। सो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन चल रही है, वो है ऑर्डर ऑफ 1 की, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, राइट। टाइम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट इन दिस। 1 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, राइट, ऑर्डर ऑफ log n। नाउ वी सी कि जो n है, ऑर्डर ऑफ n है, उससे छोटा है log n। क्यों? क्योंकि log ऑर्डर ऑफ n में हर एलिमेंट प्रोसेस हो रहा है और ऑर्डर ऑफ log n में डिवाइड हो के बाइनरी मतलब हाफ में डिवाइड होके जो है एलिमेंट्स प्रोसेस होते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ओके, सो log n, उसके बाद आता है स्क्वायर रूट ऑफ n, दैट स्क्वायर रूट ऑफ n इज ऑब्वियसली लेस देन n, तो उससे नीचे आएगा, देन n से बड़ा होता है n स्क्वायर। बट हियर आई मस्ट टेल यू, यहाँ पे एक मिसिंग है जो होना चाहिए कि आपने log n देखा, log n के बाद आपने n देखा, तो log n इज लेसर देन n, एन उसके बाद n स्क्वायर आ रहा है, तो n स्क्वायर से लेसर देन कौन होगा? ऑर्डर ऑफ n log n। हमने एक और पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ लीनियर लॉगरिदमिक जो हमने पढ़ी थी n log n, तो उसको हम कहाँ फिट करेंगे? बिटवीन n एंड n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर से कम होगा और n से ज़्यादा होगा, राइट। ओके, देन n स्क्वायर n क्यूब एंड देन n टू द पावर n। n टू द पावर n के बीच में आ जाएंगे आपके जो भी हमने अभी पढ़े हैं, फैक्टोरियल है, पॉलिनोमियल है, ये सब आ जाएंगे इसके बीच में, राइट। So this is how the function grows over time and this is how we define the complexity. अगर आपसे पूछे कोई x की वैल्यू है 1 है या 5 है और आपको उसको ऑर्डर log n के टर्म्स में बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ बोलेंगे कि
ओमेगा बोलेंगे। हाँ, हमने पढ़ रखा है कि एक अपर बाउंड होता है, एक लोअर बाउंड होता है और एक एवरेज बाउंड होता है। तो हाउ वुड वी से दैट, है ना, दैट इज काइंड ऑफ आई कैन गिव यू एन एक्सरसाइज कि अगर आपको इनको एक दूसरे के टर्म्स में बोलना हो, जैसे n को log n के टर्म्स में हम कैसे बोलेंगे, अगर आप एक को fn मान लें, एक को gn मान लें, राइट, तो ऑर्डर ऑफ n हमेशा log n के ऊपर रहेगा, राइट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे इन नोटेशन फॉर्मेट में, है ना, log n इक्वल्स टू बिग O ऑफ n आएगा कि n इक्वल्स टू बिग O ऑफ log n आएगा, राइट। ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका कमेंट में आंसर करिए अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे ऑन एसिम्प्टोटिक नोटेशन। सो आई गेस दिस अप फॉर टुडे। हमको समझ में आ गया कि फंक्शन कैसे ग्रो करता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।